हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल हिंदी की बिंदी में। तो दोस्तों, अभी हम हिंदी आलोचना के पारिभाषिक शब्द जो है वो कर रहे हैं। तो इसके काफ़ी सारे जो है वो मैंने पारिभाषिक शब्द जो हैं वो बता दिए हैं। उन सब के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और आप वहाँ जाके उनको देख सकते हैं। तो आज हम इसके आगे जो है कुछ और परिभाषाएँ जो है वो करने वाले हैं। तो ये यूपीएससी का जो सिलेबस है उसके अंतर्गत यूनिट 7 जो है इकाई 7 उसके अंतर्गत ये परिभाषाएं जो है वो दी गई हैं। तो चलिए करते हैं। तो आज करें हम मानवतावाद। तो मानवतावाद क्या है? तो मानववाद या मनुष्यवाद दर्शन शास्त्र में उस विचारधारा को कहते हैं जो मनुष्यों के मूल्यों और उनसे संबंधित मसलों पर ध्यान देती है। तो जो मनुष्य के मूल्य जो हैं और उनके सिद्धांत जो चले आ रहे हैं, उनसे संबंधित जो भी विचारधाराएं हैं, उनकी दिक्कतें हैं, उन पर जो ध्यान देती है, तो उसको कहेंगे मनुष्यवाद या मानववाद। अक्सर मानववाद में धार्मिक दृष्टिकोण और अलौकिक विचार पद्धतियों को हीन समझा जाता है और तर्क शक्ति, न्यायिक सिद्धांतों और आचार नीति पर जोर होता है। तो इसके अंतर्गत जो है वो धार्मिक जो भी दृष्टिकोण है उनको मूल्य नहीं दिया जाता है। इसके अलावा जो तर्क शक्ति हो गई, विचार हो गया, न्याय के जो सिद्धांत हैं, उन सब पर इसमें जोर दिया जाता है। मानववाद की एक धार्मिक मानववाद नाम की शाखा भी है जो धार्मिक विचारों को मानववाद में जगह देने का प्रयत्न कर रही है। तो यहाँ जो है मानववाद में हम तर्क शक्ति और न्याय शक्ति के जो सिद्धांत है उस पर जो है विचार किया जाता है, उसके सिद्धांत पर जोर दिया जाता है। लेकिन मानववाद में एक धार्मिक मानववाद भी है जो धार्मिक विचारों को जो है मानववाद में जगह देती है। मानववाद को मूलतः मनुष्य जाति के प्रति नैतिक दृष्टि रूप में देखा जाता है, जहाँ दयालुता, परोपकार, सहानुभूति जैसे गुणों को मनुष्यता के लिए सार्वभौमिक माना जाता है। तो मनुष्य के लिए जो नैतिक दृष्टि है उसके रूप में हम मानववाद को देखते हैं। उनके अंतर्गत जो दयालुता, परोपकार भावना है, उन गुणों को इसमें प्राथमिकता दी जाती है। इसके अनुसार पीड़ा और यातना के संदर्भ में किसी के प्रति लिंग, प्रजाति, राष्ट्रीयता, धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं रखा जाता है। तो मानववाद के अंतर्गत हमें किसी भी प्रकार का भेदभाव जो है वो देखने को नहीं मिलता। इसके अनुसार जो सभी व्यक्ति हैं वो बराबर हैं। मानवीय उच्चतर मूल्यों को मानववाद कहा जाता है। मानवीय उच्चतर मूल्य का अर्थ है स्वार्थ से ऊपर उठकर दूसरों के हित में कार्य करना को मानव अर्थ किसी मानव से घोषणा ना करे। संसार के सब मानव परस्पर मेलजोल से रहे। सब मानव एक दूसरे की स्वतंत्रता का सम्मान करें। तो यहाँ मानववाद से, मानवतावाद से जो है वो इसका अर्थ यही है कि जो मानव है, व्यक्ति है, वो स्वयं के स्वार्थ से ऊपर उठ जाए, सिर्फ अपने बारे में ना सोचे, दूसरों के हितों का भी ध्यान में रखे, तो उसको मानववाद कहेंगे। और इसके अंतर्गत सभी मानव जो है एक दूसरे से मिलजुल के रहें और सब जो है एक दूसरे की स्वतंत्रता का ध्यान रखें, सम्मान करें। समानता तथा समान लाभ के सिद्धांत के आधार पर परस्पर एक दूसरे को सहयोग करें। विवाद व झगड़ों का निपटारा शांतिमय तरीकों से निपटा लें। तो इसके अंतर्गत जो है सभी को समानता का जो है वो दिया गया है, समान वैल्यू जो है, समान मान्यता सबको दी गई है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि मानवतावाद वह है जिसमें मानव अन्य लोगों के दुख दर्द को महसूस करे और उनके सुखी जीवन के मार्ग में बाधक ना बनकर उनके प्रगति व विकास पर बल दे। तो यहाँ मानववाद का जो परिभाषा है मानवतावाद का, वो यही है कि जो अन्य लोग, जो अन्य मानव हैं, उनके दुखों को महसूस किया जाए और उनके जो सुखी जीवन के जो मार्ग में बाधक ना बने और लोगों के विकास और प्रगति की बात सोचा जाए। मानवतावाद के प्रकार व स्वरूप। तो मानववाद के जो है अलग अलग प्रकार और स्वरूप है। भौतिक मानववाद, जिसके अंतर्गत जो है वो भौतिक चीज़ों को रखा गया है। आध्यात्मिक मानववाद, जिसके अंतर्गत आध्यात्मिक चीज़ों का आध्यात्मिकता के ऊपर विचार किया गया है। एकात्म मानववाद।
अब बात करते हैं मानवतावाद के सिद्धांत की। तो मानवतावाद के जो है कुछ सिद्धांत है। मानवतावादियों ने मानव को अपने मानवतावाद का केंद्र बिंदु बनाया तथा उन्होंने यह सिद्धांत व्यक्त किया कि मानव ही मानव जाति का मूल है तथा मानव ही प्रत्येक वस्तु का मापदंड है। तो मानवतावादियों ने जो है मानव को मानवतावाद का केंद्र बिंदु माना है कि उनके अंदर भी उसी के अनुसार जो है मानव यह विश्वास किया कि मानव ही मानव जाति का मूल है, यानी उसी के द्वारा है, मानव के द्वारा ही मानव का उद्धार किया जा सकता है। मानवतावादी विश्व बंधुत्व के आदर्श पर बल देते हैं। उन्होंने वसुदैव कुटुंबकम का संदेश दिया। तो मानवतावादी जो है विश्व बंधुत्व, सबके बीच आपस में भाईचारा हो, इस आदर्श पर बल देते हैं। वसुदैव कुटुंबकम का संदेश जो है उन्होंने दिया। मानवतावाद स्वहित से अधिक परहित को महत्व देता है। वह मानव पशु के समान है जो केवल स्वहित पर चलता है। तो मानवतावाद जो है वो दूसरों के हित का अधिक ध्यान में रखता है और स्वयं के हित का ध्यान नहीं रखता। उसके अनुसार जो मनुष्य केवल अपने बारे में सोचता है वो पशु के समान है। मानवतावादियों की मानव बुद्धि विवेक आस्था थी कि इस संबंध में M.N. राय ने कहा कि मनुष्य प्रकृति से ही तर्कशील, विवेकी एवं नैतिक प्राणी है। तो मानवतावादियों की मानव बुद्धि और विवेक में आस्था थी और इनमें जो M.N. राय है उनका कहना था कि मनुष्य जो है वो तर्कशील, विवेकी और नैतिक प्राणी है। मानवतावादियों ने इस बात पर बल दिया कि मानव को अपने अंदर की बुराइयों को दूर कर मानवीय गुणों जैसे कि दया, प्रेम, मानवता, दानशीलता, परोपकार, अहिंसा आदि का जो है विकास करना चाहिए। तो मानवतावादियों ने यही सिखाया, इसी बात पर जोर दिया कि मानव को अपने अंदर जितनी भी बुराइयां हैं, जैसे कि हो गया घृणा, हो गया ईर्ष्या, हो गई हिंसा आदि हो गया, उनको वो अपने अंदर से दूर करे और इसके बदले जो है मानवीय गुण जो होते हैं जैसे कि दया, प्रेम, मानवता, दानशीलता, परोपकार और अहिंसा आदि का विकास करना चाहिए। मानवतावाद के पक्ष में तर्क गुण। तो मानवतावाद के पक्ष में तर्क गुण हम कह सकते हैं उसकी विशेषताएं क्या है। तो मानवतावाद की जो विशेषता है वो है मानव का विकास। मानव का विकास, मानव का सुख ही मानवतावाद का प्रमुख लक्ष्य रहा है। संपूर्ण मानवता का केंद्र बिंदु मानव ही रहा है। तो उनका प्रमुख लक्ष्य जो है वो है मानव का विकास, यानी मानव की जो विकास प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ाना है, यही उनका मूल लक्ष्य है। लोकतंत्र का समर्थन। सभी मानवतावादियों ने लोकतंत्र के सिद्धांतों को पूर्ण समर्थन किया है। व्यक्तियों की स्वतंत्रता, अधिकार, व्यक्तित्व के विकास का समान अवसर, समानता आदि लोकतंत्र के आधारभूत सिद्धांतों का पक्ष उन्होंने लिया है। तो मानवतावादियों के अनुसार जो है उन्होंने लोकतंत्र का समर्थन दिया, राजतंत्र का नहीं। उनके अनुसार जो व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है और विकास का अधिकार सबको एक समान मिलना चाहिए। तो ये बात जो लोकतंत्र के अंदर है उन्होंने भी इस बात का समर्थन किया। विश्व शांति का समर्थन। तो मानवतावाद से विश्व शांति का वातावरण बनता है। तो मानवतावाद विश्व शांति के पक्ष में है। मानव का दृष्टिकोण विस्तृत होना। मानवतावाद से मानव का दृष्टिकोण व्यापक होता है। मानव केवल अपने हित में ना सोचकर संपूर्ण मानव के हित का ध्यान रखे। तो मानवतावाद जो है वो केवल अपने स्वहित की बात नहीं बताता, वो संपूर्ण लोगों की, संपूर्ण मानव जाति के हित की बात करता है। सांप्रदायिकता का विरोध। तो मानवतावादियों का सांप्रदायिकता में तनिक भी विश्वास नहीं था। कटुता एवं संघर्ष के स्थान पर सामंजस्य, सद्भाव, शांति में विश्वास था। तो मानवतावादी जो थे वो सांप्रदायिकता का विरोध करते थे। उनके अनुसार कटुता और संघर्ष जो है वो किसी भी समस्या का समाधान नहीं है और उनके अनुसार जो है सबके बीच सद्भाव और शांति का वातावरण होना चाहिए। मानवतावाद के दोष या उनकी किस प्रकार से आलोचना की जाती है, उसमें क्या क्या कमियां आ गई। मानवतावाद व्यक्ति को आवश्यकता से अधिक महत्व देता है। व्यक्ति सदैव अपने हितों का सर्वोत्तम निर्णायक नहीं होता। राज्य के बिना व्यक्ति का कल्याण संभव नहीं है, अतः राज्य साध्य है और व्यक्ति साधन। तो मानवतावाद जो है केवल व्यक्ति के हित का ही ध्यान रखता है, अन्य बातों का वो ध्यान
नहीं रखता, लेकिन उस व्यक्ति के जो कल्याण या हित की बात है वो राज्य के बिना संभव नहीं है। तो ये जो है उसमें कमी है। उसके दोष, मानवतावादी दर्शन भौतिकवाद से कम अंतरात्मा से अधिक संबंधित है। इसका संबंध मनुष्य की भावना से है। तो मानवतावादी जो थे वो भौतिकता से बहुत ही कम संबंध रखते थे। उनके अनुसार जो है केवल वो मनुष्य की भावनाओं को ही सर्वोपरि मानते थे। मानवतावादी दर्शन के स्पष्ट प्रवर्तक नहीं है, तो वो दर्शन की बात नहीं मानते थे। तो ये जो थी उनमें कुछ कमियां थी। और बात करते हैं आधुनिकतावाद की। थी तो आधुनिकतावाद क्या है? तो पिछले वीडियो में मैंने आपको उत्तर आधुनिकतावाद के बारे में पढ़ाया था कि उत्तर आधुनिकतावाद क्या है। आज जो है हम आधुनिकतावाद के बारे में पढ़ें कि आधुनिकतावाद क्या है। आधुनिकतावाद अपनी व्यापक परिभाषा में आधुनिक सोच, चरित्र या प्रथा है। अधिक विशेष रूप से यह शब्द 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी के प्रारंभ में मूल रूप से पश्चिम समाज में व्यापक पैमाने पर और सुदूर परिवर्तनों से उत्पन्न होने वाली सांस्कृतिक प्रवृत्तियों के एक समूह एवं संबंध, सांस्कृतिक आंदोलनों की एक सरणी दोनों का वर्णन करता है। तो आधुनिकतावाद जो है वो एक आधुनिक सोच है कि नए तरीके से क्या सोच है, उसमें क्या बदलाव आए, जो 19वीं सदी तक जो है उसका अंत है और 20वीं सदी में इसका प्रारंभ माना जाता है। इसका आरंभ जो है वो पश्चिमी समाज से है। यह शब्द अपने भीतर उन लोगों की गतिविधियों और उत्पादन को समाहित करता है जो एक उभरते औद्योगिकीकृत विश्व की नवीन आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक स्थितियों में पुराने होते जा रहे कला, वास्तुकला, साहित्य, धार्मिक विश्वास, सामाजिक संगठन और दैनिक जीवन के पारंपरिक रूपों को महसूस करते थे। तो आधुनिकतावाद जो है एक नवीनीकरण की बात करता है। नए जो लोगों के उन लोगों के भीतर जो गतिविधियां आ रही थी, नवीन चीज़ों का विकास, साहित्य, कला किसी भी रूप में उसका वर्णन करता है। आधुनिकतावाद ने ज्ञानोदय की सोच की विलंबकारी निश्चिंतता को एक करुणा में सर्वशक्तिशाली निर्माता के अस्तित्व को भी मानने से अस्वीकार कर दिया। इसका मतलब यह नहीं कि सभी आधुनिकतावादी लोग या आधुनिकतावादी आंदोलनों ने या तो धर्म को या ज्ञानोदय की सोच के पहलुओं को मानने से इनकार कर दिया। इसके बजाय कि आधुनिकतावाद को अतीत काल की सुक्तियों के पूछताछ के रूप में देखा जा सकता है। तो आधुनिकतावाद का अर्थ इसमें नहीं ले सकते कि उन्होंने जो है जो पहले से चली आ रही थी जिस भी चीज़ से वो रुक गए थे, पहले की जो सोच थी इंसानों की, उसको मानने से इनकार किया। उन्होंने जो है अतीत काल की जो चीज़ें थी उसको भी लिया और उसमें जो परिवर्तन थी उसकी बात भी उन्होंने की है। आधुनिकतावाद की एक मुख्य विशेषता आत्मचेतना है। इसकी वजह से अक्सर रूप और कार्य पर प्रयोग किया जाता है जो प्रक्रियाओं और प्रयुक्त सामग्रियों की तरफ ध्यान आकर्षित करता है। तो ये जो है नए रूप और नए, जब मनुष्य की आत्मचेतना जो है वो जागती है, एक नई चीज़ की तरफ वो सोचती है, तो उसको हम कहते हैं। मेक इट न्यू के लिए कवि एज़रा पाउंड पर रूप निर्देशनात्मक निषेधाज्ञा लगाई गई थी। आधुनिकतावादियों के नवनिर्माण में एक नया ऐतिहासिक युग शामिल था या नहीं, यह अब बहस का मुद्दा बना हुआ है। तो नवनिर्माण जो है वो आधुनिकतावाद में की बात की गई है। आधुनिकतावादी संस्कृति के उच्च संस्करणों और उपभोक्ता के इस विलय के परिणाम स्वरूप आधुनिकतावाद के अर्थ में एक क्रांतिकारी बदलाव आया। सबसे पहले इसका तात्पर्य था कि परंपरा के त्याग पर आधारित एक आंदोलन इसकी अपनी एक परंपरा बन गई थी। तो इसमें जो है वो परंपरा जो चली आ रही थी पहले से, उसका त्याग कर एक नई जो है वो परंपरा, एक अपनी नई परंपरा जो है उसकी बात कही गई थी। दूसरा, इसने यह दिखाया कि उत्कृष्ट वर्गीय आधुनिकतावादी और विशाल उपभोक्तावादी संस्कृति के बीच के भेद ने अपनी परिशुद्धता को खो दिया है। तो इसने जो है ये भी बताया कि जो समाज के उपभोक्तावादी है लोग हैं और उत्कृष्ट जो वर्ग के आधुनिकतावादी लोग हैं, उनके बीच जो
शुद्धता की बात है वो खो चुकी है। कुछ लेखकों ने घोषणा की कि आधुनिकतावाद इतना संस्थागत हो गया था कि अब उत्तर कला अग्रणी हो गया, जो यह संकेत देता था कि इसने क्रांतिकारी आंदोलन के रूप में अपनी शक्ति को खो दिया। कईयों ने इस परिवर्तन की व्याख्या उस चरण की शुरुआत के रूप में की है जिसे उत्तर आधुनिकतावाद के नाम से प्रचलित हुआ है। कला समीक्षक रॉबर्ट ह्यूजेस जैसे अन्य लोगों के अनुसार उत्तर आधुनिकतावाद आधुनिकतावाद के विस्तार का प्रतिनिधित्व करता है। तो कई लोग जो है आधुनिकतावाद में ये मानते थे कि इसने अपनी आधुनिकता जो है वो खो दी है, एक उत्तर कला जो है वो अग्रणी हो गई है और ये मतलब एक क्रांतिकारी आंदोलन में उभरते उभरते इतना उभरने लग गया कि इसने अपनी जो एक क्रांतिकारी इसकी सोच थी उसको खोने लग गया था और इसके फलस्वरूप जो है उत्तर आधुनिकतावाद जो है लोगों के संपर्क में आ गया। कुछ क्षेत्रों में आधुनिकतावाद के प्रभाव अन्य की तुलना में अधिक शक्तिशाली और अधिक दृढ़ बने हुए हैं। दृश्य कला ने अपने अतीत से पूरी तरह संबंध तोड़ लिया है। तो कुछ क्षेत्र थे जहां आधुनिकतावाद का प्रभाव बहुत ही अधिक देखने को मिला, जैसे कि दृश्य कला का क्षेत्र था। इसने अपनी अतीत से परंपरा जो है वो पूरी तरीके से तोड़ ली, अतीत का जो भी इसका था उससे स्वयं को बिल्कुल अलग कर लिया। कुछ लोग जो थे वो अतीत को लेते हुए चलते हैं और उस परंपरा का भी जो है नए में स्वीकार करते हैं और कुछ लोग जो है इस परंपरा को पूरी तरीके से त्याग कर देते हैं। अधिकांश प्रमुख राजधानी शहरों में उत्तर पुनर्जागरण कला से अलग आधुनिक कला को समर्पित संग्रहालय है। इसके उदाहरणों में न्यूयॉर्क का म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट, लंदन का टेट मॉडर्न और पेरिस का सेंटर कॉमन शामिल है। तो कुछ ने जो है वो उत्तर पुनर्जागरण कला से अलग जो है आधुनिक कला को स्वीकार कर लिया, उनके संग्रहालय इसी नाम से है। ये गैलरी आधुनिकतावाद और उत्तर आधुनिकतावादी चरणों के दरमियान किसी तरह का कोई भेद नहीं करते हैं। दोनों को आधुनिक कला के भीतर विकासात्मक घटनाक्रमों के रूप में देखने को मिलता है। आप जानते हैं आधुनिकता और उत्तर आधुनिकता के बीच में क्या अंतर है? तो आधुनिकतावाद सांस्कृतिक आंदोलनों की एक विस्तृत विविधता का एक व्यापक लेवल है। उत्तर आधुनिकतावाद अनिवार्य रूप से एक केंद्रीकृत आंदोलन है जिसने सामाजिक राजनीतिक सिद्धांत के आधार पर खुद अपना नामकरण किया। हालांकि इस शब्द का इस्तेमाल अपना व्यापक अर्थों में 20वीं सदी से आगे की गतिविधियों में संदर्भित करने के लिए किया गया, जो आधुनिक की जागरूकता का प्रदर्शन है और इसकी पुनर्व्याख्या करते हैं। तो आधुनिकतावाद जो है एक सांस्कृतिक आंदोलन की शुरुआत के तौर पे आया और जो उत्तर आधुनिकतावाद था वो एक केंद्रीकृत आंदोलन था जिसने खुद ही अपना नामकरण किया सामाजिक और राजनीतिक सिद्धांत के आधार पर। तो आधुनिकतावाद जो है वो एक जागरूक आंदोलन था, जागरूकता की शुरुआत थी लोगों के बीच, और जो उत्तर आधुनिकतावाद है वो इसकी पुनर्व्याख्या हम कह सकते हैं आधुनिकतावाद की। उत्तर आधुनिक सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि आधुनिकतावाद को तथ्योपरांत की उपाधि से विभूषित करने का प्रयास बेमेल विरोधाभासों से अभिशप्त है। एक अति संकीर्ण अर्थ में जो कुछ भी आधुनिकतावादी था वह अवश्य रूप से उत्तर आधुनिक भी नहीं था। सामाजिक प्रौद्योगिकी प्रगति एवं चेतना के लाभों पर बल देने वाले आधुनिकतावाद के तत्व केवल आधुनिकतावादी ही थे। तो आधुनिकतावादियों ने जो है वो प्रगति और चेतना के लाभों पर बल देने की बात जो है बताई थी और ये चीज़ जो है आधुनिकतावादी ही कर रहे थे। तो अगला लेते हैं प्रभाववाद। तो प्रभाववाद क्या है? प्रभाववाद 19वीं सदी का एक कला आंदोलन था जो पेरिस स्थित कलाकारों के एक मुक्त संगठन के रूप में आरंभ हुआ। ये एक कला आंदोलन था जिनकी स्वतंत्र प्रदर्शनकारियों ने 1870 और 1880 के बीच के दशकों में उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा दिलवाई थी। तो इसमें जो ये प्रभाववाद जो है एक पेरिस में जो कलाकार थे उनके द्वारा आरंभ किया एक आंदोलन था और
प्रभाववाद के 4 प्रमुख कलाकार थे: फ्रेडरिक बेजिल, गुस्ताव कैलवोटे, पॉल सीज़न और एडगर डेगॉस। प्रभाववादी कला एक ऐसी शैली है जिसमें कलाकार किसी वस्तु की छवि को पकड़ लेता है, जैसे कि कोई उसे देख लेगा अगर वह सिर्फ उसकी एक झलक पकड़े। तो प्रभाववादी जो है एक शैली है जिसमें कलाकार किसी वस्तु की छवि पकड़ लेता है और जैसे कि कोई उसे देख लेता है। ये चित्रों को बहुत रंग से रंगते हैं और उनकी अधिकांश तस्वीरें बाहरी दृश्य हैं। उनकी तस्वीरें बहुत उज्जवल और जीवंत हैं। कलाकार बिना विस्तार के लेकिन बोल्ड रंगों के साथ अपनी छवियों को कैप्चर करना पसंद करते हैं। तो ये जो है एक शैली है, इसके अंतर्गत जो है तस्वीर जो है बनाते हैं, इसमें अलग अलग मतलब तस्वीर बनाते हैं, उसमें रंग भरते हैं और इसमें अलग अलग उसको फिर वो कैप्चर करते हैं। सबसे महान इम्प्रूवमेंट कलाकार में से कुछ थे: एडवर्ड मोनेट, कैमिली पिसारो, एडगर डेगास, अल्फ्रेड सिल्सले, क्लाउड मोनेट, बर्थ मोरिसोट और पियरे अगस्टे रेनॉयर। मैनेट ने प्रभाववाद के विकास को प्रभावित किया। उसने रोज़मर्रा की वस्तुओं को चित्रित किया। तो जो मैनेट था उसने रोज़मर्रा की चीज़ों का चित्रित किया, उसका कला बनाई। और सिसिली ने फ्रांसीसी ग्रामीण इलाकों और नदी के दृश्यों को चित्रित किया। डेगस को बैले नर्तकियों और घोड़ों की दौड़ का आनंद मिला। मॉरिसोट ने रोज़मर्रा की चीज़ें करने वाली महिलाओं को चित्रित किया। रेनॉयर को फूलों और आंकड़ों पर सूरज की रोशनी का प्रभाव दिखना पसंद था। मोनेट वातावरण सूक्ष्म परिवर्तनों में रुचि रखती थी। तो यहाँ पर प्रभाववाद के अंतर्गत जो शैली थी, कला की शैली, उसका चित्रण है कि कैसे अलग अलग जो उस समय उसके जो 4 कलाकार प्रमुख थे और उन कलाकारों को कौन कौन सी चीज़ों में पसंद था उसके नाम यहाँ दिए गए हैं। प्रभाववाद कला विषयक एक ऐसा आंदोलन था जिसने प्रतिदिन के जीवन की सादगी को सरलता से प्रेरणा दी। 1874 में इस कला समूह की पहली प्रदर्शनी के अवसर पर किसी आलोचक ने इस कला को प्रभाववाद नाम दे दिया। तो इसका नाम जो है किसी प्रदर्शनी में किसी आलोचक ने दे दिया। प्रभाववाद के कलाकारों ने एक शैली अथवा आंदोलन को अपनाया जिसमें वस्तुओं पर प्रकाश के प्रभाव का संबंध होता है। ये कलाकार अपने कार्यस्थल से बाहर आए तथा उन्होंने खुले उन्मुक्त वातावरण में चित्रकारी प्रारंभ की। उनका प्रयास था कि शीघ्रता से वे उस प्रभाव का सृजन करें जो उन्होंने दृश्य संसार में देखा था और महसूस किया। तो वो ऐसी चीज़ें बनाते थे जो उन्होंने संसार में देखी है और जिनको महसूस किया। ये कलाकार प्राकृतिक दृश्यों को जिसमें प्रकाश तथा रंगों का प्रभाव प्रायः बदलता रहता है अपनी कल्पना शक्ति से स्वतंत्रता पूर्वक तथा नैसर्गिक रूप से अपनी कला में समेट लेना चाहते थे। प्रभाववादी कला का आगमन वर्तमान कला तथा प्राचीन कला के बीच एक बड़े विच्छेद के रूप में हुआ। तो जो प्रभाववादी कला थी वो बिल्कुल ही इन सबसे अलग थी और ये जो है प्राचीन कला और वर्तमान कला उनके बीच एक बहुत ही अलग था इन सबसे। अधिकांश आंदोलनों की भांति प्रभाववाद पारस्परिक तथा शास्त्रीय मानदंडों के विरुद्ध एक विद्रोह था। प्रायः ऐसा जन सहयोग के आधार पर होता है। इस युग के कलाकार नदियाँ, तालाब, बंदरगाह, नगरीय दृश्य तथा मानवीय स्वरूपों के प्रति आकर्षित थे। तो इन्होंने जो है वो नदियाँ, तालाब, बंदरगाह, नगरीय दृश्य, मानवीय स्वरूप हो गए, स्त्रियों का चित्रण आदि था, इनके ऊपर अपने कला का परिचय दिया। इस आंदोलन के प्रणेता कलाकारों में क्लॉड मोने, इंदुआरो मोने, ऑगस्ट रेन्यो और एडगर देगा थे। तो प्रभाववाद कलावाद से संबंधित एक आंदोलन था। प्रभाववाद के बाद के कलाकारों में उस समय की कला में प्रभाववाद का विस्तार एवं उनकी कमियों का निषेध था। तो उसके बाद जो कलाकार है उसमें उन कमियों का नहीं था, उनमें वो बात उन लोगों में नहीं थी। यह बात अलग है कि इस युग में कलाकारों ने विविध रंगों का प्रयोगार्थ ब्रश का प्रयोग जारी रखा।
इस युग में वास्तविक जीवन से संबंध विषयों को प्राथमिकता मिली। तथापि तो इस युग में उन्होंने जो है ब्रश का प्रयोग जारी रखा। प्रभाववाद के बाद का जो युग आया था, इस युग में वास्तविक जीवन से संबंध विषयों को प्राथमिकता मिली। तथापि कलाकारों ने ज्यामितीय आकारों तथा विकृत आकारों के माध्यम से अपने आंतरिक भावों को अभिव्यक्त किया। जॉर्ज सूरा तथा उसके अनुयायियों ने बिंदु चित्रण के प्रति अपना आकर्षण दिखलाया तथा छोटे छोटे रंगों के बिंदुओं से व्यवस्थित रूप में प्रयोग किए। पॉल सेज़ॉन ने चित्रकारी में परिमाण तथा आकार की अनुभूति की ओर रुझान दिखाया, जबकि गगे तथा विंसेंट वैन गॉग ने ब्रश और रंगों से तथा ब्रश के कंपन तथा घुमाव से अपनी भावनाओं तथा मानसिकता को सशक्त अभिव्यक्ति दी। तो उन्होंने जो है अलग अलग प्रकार से अपनी कला में जो है अलग अलग चित्रकारी जो है वो प्रस्तुत की। तो ये प्रभाववाद के अंतर्गत किया गया। तो दोस्तों, आप सभी को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपके मन में भी कोई डाउट हो किसी भी टॉपिक को लेके तो वह भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।